नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। ये क्लास है हमारी आपदा प्रबंधन की, और आपदा प्रबंधन की आज की क्लास में हम बात करेंगे एक अगली आपदा की। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन किस तरीके से होता है वो, इसके अलावा भूकंप, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आगे बढ़ूंगा और आज हम चर्चा करेंगे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे चक्रवात की। चलिए, तो आज बात होगी साथियों चक्रवात की, ठीक है। तो चक्रवात साइक्लोन के बारे में आज हम पूरी की पूरी बात करेंगे। साइक्लोन क्या होता है, कैसे आता है, ठीक है, क्या क्या इसके पहलू होते हैं, कितनी श्रेणियां होती हैं, और भारत में किस प्रकार के चक्रवात हमें देखने को मिलते हैं, पूरा का पूरा होल सोल इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, ना केवल आपदा प्रबंधन के लिए बल्कि ज्योग्राफी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है ना, वहाँ पर भी ये सारा कुछ पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि चक्रवात क्या होता है, क्या है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि चक्रवात होता क्या है, क्या चीज़ होती है चक्रवात, ठीक है, तो हिंदी के नाम से ही हमें इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है। ये जो शब्द है चक्रवात, दो शब्दों से मिलकर के बना है, चक्र और वात। चक्र का मतलब क्या हो गया साहब? चक्र का मतलब हो गया गोल घूमता हुआ, ठीक है। चक्र का मतलब क्या हो गया? गोल घूमता हुआ चक्र। और वात का मतलब होता है हिंदी में वायु। तो इसका सीधा सा मतलब है गोल घूमती हुई वायु, ठीक है। सामान्य हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गोल घूमती हुई वायु, ठीक है। और अगर हम विज्ञान की भाषा में या भूगोल की भाषा में अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी, एक लिख देता हूं यहां पे, एक वृहद वायु राशि। एक वृहद वायु राशि, वायु राशि का मतलब हो गया एयर मास, बहुत सारी हवा, ठीक है, जो निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर घूमती है। ये इसकी सामान्य परिभाषा है। आपको परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर में परिभाषा नहीं आएगी। हाँ, मेंस वगैरह में लिखने के लिए थोड़ा सा रहता है। तो अगर आप आगे भविष्य में पीसीएस वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। लोअर पीसीएस वगैरह के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए परिभाषाएं याद करने की या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पेपर में नहीं आती हैं, बस समझना भर है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि आखिरकार चक्रवात क्या है, तो चक्रवात एक वृहद वायु राशि होती है जो निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर घूमती है, ठीक है। अब अगर हम इसी से समझने का प्रयास करें कि आखिरकार ये क्या है, तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो स्पष्ट रूप से ये क्या है? ये है घूमती हुई वायु, ठीक है। और इस घूमती हुई वायु के केंद्र में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा साथियों? यहाँ पर आपको मिलेगा निम्न वायुदाब, जिसे हम कहते हैं लो प्रेशर, ठीक। वैसे तो चक्रवात पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये कि पहले आप वायु पढ़ो, पहले आप वायु पढ़ो, उसके बाद पवन पढ़ो यानी हवा, तब आपको समझ में आएगा चक्रवात क्या है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सीधे टॉपिक पे जंप कर रहे हैं तो मैं आपको बेसिक इसका बता देता हूँ। देखिए, चक्रवात क्या है? बेसिकली वायु तो है, हवा ही तो है, जोर से तेज घूमती हुई हवा को ही हम क्या बोल देते हैं? चक्रवात बोल देते हैं। और देखो, अगर कभी भी पेपर में पूछा जाए या नॉर्मली भी अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैं ही आपसे पूछूं, अभी गर्मी का सीज़न है, और आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ हवाएं क्यों चलती हैं, हवा के चलने का कारण, ठीक है, हवा के चलने का कारण। तो हवा के चलने का कारण क्या है? तो आप हमेशा जवाब देना, हवा के चलने का कारण होता है एयर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वायु दाब, ठीक। हवाएं क्यों चलती हैं? एयर प्रेशर के कारण चलती हैं, वायुदाब के कारण चलती हैं। वायुदाब दो तरीके का होता है, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, ठीक है। वायुदाब दो तरीके का है, उच्च वायुदाब और साथियों निम्न वायुदाब। अब हवा जो है, देखो हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है। और हवा हमेशा और हमेशा चलती है, हमेशा याद रखना आप लोग, हवा के चलने की दिशा क्या होती है? हवा के चलने की दिशा होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी हमेशा। या वैसे भी याद रखना, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, आंधी का सीजन है, गर्मियां है ना, तो आंधी वगैरह आ रही है। अब मान लो आप अपनी छत पे खड़े हो,
और छत पे आपको महसूस हो रहा है कि इस तरफ से हवा आपके चेहरे की तरफ आ रही है और पीठ की तरफ जा रही है। तो अगर आपके चेहरे की तरफ हवा आ रही है, इसका मतलब ये है कि जहाँ से हवा आ रही है वहाँ क्या होगा, वहाँ पर होगा उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर जोन होगा, और जिस तरफ जा रही है यानी पीठ की तरफ क्या होगा, लो प्रेशर जोन होगा, निम्न वायुदाब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने ऊपर क्या देखा है, यहाँ पर हमने ऊपर देखा है कि ये क्या है, लो प्रेशर जोन के केंद्र होते हैं। यानी हवा कहाँ से आती है, हाई प्रेशर से आती है। ठीक है, हवा कहाँ से आती है, हवा आती है साथियों हाई प्रेशर से। ठीक है, और घूमती हुई कहाँ चली जाती है, लो प्रेशर की तरफ चली जाती है, और इससे जन्म होता है किसका, इससे जन्म होता है चक्रवात का। आई बात समझ में, बेसिक में आपको सारा कुछ बता देता हूँ। तो ये है साहब कारण चक्रवात के, मतलब चक्रवात किस तरीके से बन रहा है। अब आपको समझ में आया चक्रवात क्या है। बेसिकली लो प्रेशर एक एरिया है जहाँ पर हाई प्रेशर से हवाएं आ रही हैं घूमते हुए, तो बन रहा है चक्रवात। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी पूरी धरती जो है साथियों 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये हमारी प्यारी की प्यारी पृथ्वी है, और ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी 2 हिस्सों में बटी हुई है। ऊपर वाला कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी हिंदी में से कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये है 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, और नीचे वाला कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब पेपर में आपसे पूछता है कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसे चलते हैं। ये आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछे जाने वाली चीज है, याद रखना। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। इस तरीके का मतलब हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, याद रखना उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस तरीके से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलते हैं वामावर्त, और दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं दक्षिणावर्त। ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछे जाने वाली चीज है जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल। याद कैसे करना है, तो बहुत ही आसान है। दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे दक्षिणावर्त, उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे वामावर्त। एक याद कर लो, दूसरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पेपर में सीधे सीधे आ सकता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों के चलने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों के चलने की दिशा क्लॉकवाइज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये चलते ही क्यों है। अगर मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको बताऊं चक्रवातों का उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, चक्रवातों की उत्पत्ति बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा मैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिरकार चक्रवात क्यों चल रहे हैं। देखो, ये है साथियों हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक, और इस पृथ्वी के बीचों बीच में एक लाइन है। इस लाइन को कहते हैं हम लोग 0 डिग्री रेखा, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर अगर हम चलें तो ये है एक रेखा जिसको हम कहते हैं 30 डिग्री रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और एक रेखा ये है साहब जिसे हम कहते हैं 30 डिग्री रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, अब इन दोनों रेखाओं से कुछ हवाएं चलती हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, 0 डिग्री पर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 12 महीने सीधी पड़ती हैं। जब यहाँ पर सूर्य 12 महीने सीधा पड़ रहा है तो यहाँ पर गर्मी होगी कि सर्दी होगी। जब 12 महीने सूर्य ऊपर ही चमक रहा है मतलब यहाँ पर होगी हमेशा गर्मी। जब यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ का पूरा एरिया भी गर्म होगा, पानी भी गर्म होगा, ज़मीन भी गर्म होगी। इससे क्या होता है, इससे होता है ये कि ये पूरा एरिया गर्म होने की वजह से यहाँ की हवा भी गर्म हो जाती है, और गर्म हवा हमेशा उठती है ऊपर की तरफ।
जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ गई तो क्या यहाँ पर नीचे कोई हवा बचेगी? नहीं बचेगी। जब नीचे हवा नहीं है तो हवा का दबाव भी कम है। भाई जब हवा नहीं है तो हवा का दबाव भी तो नहीं होगा, और जब दबाव कम है तो हम इसे क्या कहेंगे? ये बनेगा लो प्रेशर जोन, निम्न वायुदाब क्षेत्र। क्योंकि यहाँ की जो हवा थी वो गर्म होकर ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने से यहाँ पर कम दबाव बन गया, और कम दबाव वाले क्षेत्र को हम कहते हैं लो प्रेशर जोन, निम्न वायुदाब क्षेत्र। इसके मुकाबले इन इलाकों में क्या होता है? हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अब मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा चक्रवात कैसे जन्म लेता है। ये मैं आपको इसके बनने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से कुछ हवाएं चलती हैं साथियों। इन हवाओं को हम लोग नाम देते हैं व्यापारिक पवनें। आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ठीक, ये हवाएं क्यों चल रही हैं साहब? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा? हवा चलती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है कि ये हवाएं सीधी क्यों नहीं जा रही हैं साहब? भाई सीधी सीधी चले ना, सीधी सीधी जाएं, लेकिन सीधी सीधी ना जा करके ये कैसी चल रही है? तिरछी चल रही है। तिरछी क्यों चल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इन पर एक नियम कार्य करता है जिसको कहते हैं फेरल का नियम। इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, पेपर में आ सकता है। फेरल का नियम क्या कहता है? फेरल का नियम साहब ये कहता है कि धरती पर चलने वाली जितनी भी हवाएं हैं उन पर एक बल कार्य करता है, उन पर एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को कहा जाता है कॉरियोलिस बल। इस शब्द को आप लोग याद रखना। तो धरती पर जितनी भी हवाएं चल रही हैं उन पर एक बल कार्य कर रहा है, उस बल का क्या नाम है? कॉरियोलिस बल। तो फेरल ये कहते हैं कि पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं पर एक बल कार्य करता है और उस बल को कहा जाता है कॉरियोलिस बल। और कॉरियोलिस बल के प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली सारी की सारी हवाएं, जो उत्तरी गोलार्ध मतलब 0 डिग्री से ऊपर, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली सारी की सारी हवाएं अपने चलने की दिशा के दक्षिण में मुड़ जाती हैं। ठीक, यानी उत्तरी गोलार्ध में, थोड़ा यहां सर्कल लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी हवाएं चलेंगी वो सब अपने चलने की दिशा के दक्षिण में मुड़ जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी हवाएं चलेंगी, ठीक है, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी हवाएं चलेंगी वो अपने दाईं ओर मुड़ेंगी, अपने चलने की दिशा के दाईं ओर मुड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी, यानी इसके ऊपर जितनी भी हवाएं चलेंगी वो अपने चलने की दिशा के राइट हैंड साइड पे मुड़ जाएंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में यानी 0 डिग्री से नीचे जितनी भी हवाएं चलेंगी वो अपने चलने की दिशा के बाईं ओर मुड़ेंगी। ये नियम है। तो फेरल महोदय क्या कह रहे हैं? फेरल महोदय कह रहे हैं अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई हवा चलेगी तो अपने चलने की दिशा के दाईं ओर मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में कोई हवा चलेगी तो अपने चलने की दिशा के बाईं ओर मुड़ेगी। क्यों मुड़ रही है? क्योंकि उस पर एक बल कार्य कर रहा है जिसको कहा जाता है कॉरियोलिस बल। यहां से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली दिशा किस तरफ मुड़ेगी? तो आप बताओगे दाईं ओर मुड़ेगी। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवा किस तरफ मुड़ेगी? बाईं ओर मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी साहब? या उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं, किस बल के कारण? तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा उसमें कॉरियोलिस बल। अब यहां पर आप ये देखो, इसको चलना कैसे है साहब? इसको चलना है सीधा, और कहां आना है? 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आना है। जब ये 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आएगी तो क्या होगा? अपने चलने की दिशा के, भाई नीचे की तरफ आ रही है ना, तो दायां इसका ये होगा, बायां इसका ये होगा, तो किधर मुड़ेगी? इस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी ना, क्योंकि ये हो गया इसका राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट। तो कहाँ मुड़ रही है? राइट की तरफ मुड़ रही है। ऐसे इसको भी सीधे आना है तो ये कहाँ मुड़ेगी? राइट की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे इसको, ये भी राइट की तरफ, तो ये सब सारी की सारी राइट की तरफ मुड़ रही है। वैसे नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो ये इसको जाना चाहिए सीधे, है ना, इधर हो जाएगा इसका राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट। लेकिन कॉरियोलिस बल के कारण ये कहाँ मुड़ रहा है? लेफ्ट की तरफ बेंड हो रहा है। देखो, है जाना चाहिए सीधा लेकिन लेफ्ट की तरफ चला गया, जाना चाहिए सीधा लेकिन लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये इन पर बल कार्य करता है जिसके कारण से ये हवाएं सीधी नहीं चल रही हैं, हवाएं थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं। अब ये मैं चाहता तो इसको छोड़ सकता था, लेकिन जब हम चक्रवात का फॉर्मेशन समझेंगे ना तो ये नियम उसमें लगेगा। तो आपको समझना जरूरी है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अभी आपको समझ में आया किस तरीके से हो रहा है?
अब इन हवाओं का यहाँ पर क्या महत्व है वो जरा हम समझते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखो कि हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि साहब 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ हवाएं क्यों चल रही हैं, क्योंकि 30 डिग्री पर है हाई प्रेशर और 0 डिग्री पर है लो प्रेशर, और हम अभी पढ़ के आए हैं कि हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सही है ना, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है साहब, जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है, ठीक है, अब हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और ये हो गई हमारी 30 डिग्री जो हमने अभी बनाई थी, ठीक है, ये हो गई नीचे वाली। अब होता क्या है साहब, होता ये है कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जून के महीने में जब गर्मी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, तो क्या होता है, गर्मी बढ़ने की वजह से एक लाइन क्रिएट होती है साहब। ये एक लाइन क्रिएट हो रही है। ये लाइन क्या है साहब, इस लाइन को कहा जाता है ITCZ। ये है इंटर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी मुझे इसकी नहीं पता, जो है अंग्रेजी में ही है। ये एक लाइन क्रिएट हो रही है। ये लाइन एक्चुअल में क्या बताती है कि हमें देखो ये बात पता है कि 0 रेखा पर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है ना जून में, तो एक्चुअल में सूर्य 0 डिग्री पर ना चमक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ चमकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 21 जून के आसपास हम देखते हैं कि सूर्य सीधा चमक रहा होता है कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा 0 डिग्री से ऊपर है। तो एक्चुअल में जो ITCZ लाइन है, ITCZ लाइन क्या है, ITCZ लाइन है साहब लो प्रेशर जोन। ये जो ITCZ लाइन है ये लो प्रेशर जोन है। अब हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि साहब हवाएं जो हैं वो चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर कहाँ है, 30 डिग्री पे। लो प्रेशर कहाँ है, अब लो प्रेशर एक्चुअल में 0 डिग्री पर नहीं है, वैसे होना चाहिए कहाँ, 0 डिग्री पर, लेकिन चूंकि जून के महीने में सूर्य जो है वो इतना ज़्यादा गर्म कर देता है इस ऊपर वाले इलाके को कि ये जो लाइन है वो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चली जाती है। बात समझ पा रहे हो? तो थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ठीक है। वैसे ये लाइन जानी चाहिए बिल्कुल सीधी, लेकिन जहाँ पर ज़मीन आ जाती है तो ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ये ITCZ का जो जोन होता है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी जो लो प्रेशर एरिया है वो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चला जाता है। अब होगा क्या, होगा ये कि जब व्यापारिक पवनें चलेंगी, अब ध्यान से समझना, अब जब व्यापारिक पवनें चलेंगी तब क्या होगा, होगा ये कि इनको जाना चाहिए 0 डिग्री की तरफ, लेकिन ये 0 डिग्री की तरफ ना जा करके इसी लो प्रेशर जोन पर आकर के अटक जा रही हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नीचे वाली हवाएं आएंगी तो एक्चुअल में इन्हें जाना कहाँ है, 0 डिग्री पर लो प्रेशर पे, लेकिन लो प्रेशर 0 डिग्री पर नहीं है, लो प्रेशर 0 डिग्री के ऊपर चला गया है साहब। बात समझ पा रहे हो? लो प्रेशर कहाँ चला गया, 0 डिग्री के ऊपर। तो अब ये 0 डिग्री को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये 0 डिग्री को क्रॉस करके ऊपर चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि एक्चुअल में लो प्रेशर 0 डिग्री पर नहीं है, वो 0 डिग्री से ऊपर है, तो वहीं पे तो जाएंगी वो, तो ये चली जाएंगी इनको क्रॉस करके ऊपर। अब जैसे ही क्रॉस करके ऊपर जाएंगी तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही कोई हवा उत्तरी गोलार्ध में चलेगी तो अपने चलने की दिशा के दाईं तरफ मुड़ जाएगी, यानी ये हवा आ रही है ऐसे, और ये जो नीचे से हवा जाएगी ना वो यहाँ से मुड़ जाएगी ऐसे। तो एक हवा ये आ रही है, एक हवा ये आ रही है। अब ये दोनों यहाँ पर घूमना स्टार्ट कर देंगी, और घूमने की वजह से यहाँ पर जन्म होगा किसका, यहाँ पर जन्म होगा चक्रवात का। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई आपको? थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लो इसको। देखो ये हवा तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा ITCZ जोन। अब हवा एक तो इसी तरफ से आ ही रही है, अब ये जो हवा ऊपर की तरफ जाएगी ना 0 डिग्री को क्रॉस करके, तो जैसे ही 0 डिग्री को क्रॉस करेगी तो अभी तक तो थी साउथ हेमिस्फीयर में, अब पहुंच जाएगी नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जैसे ही पहुंचेगी इसके चलने की दिशा बदल जाएगी। तो एक हवा ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये आपस में एक दूसरे के चारों ओर घूमना प्रारंभ कर देंगी, और यहीं पर जन्म होगा किसका, यहीं पर जन्म होगा एक चक्रवात का। ये आपस में घूमना स्टार्ट कर देंगी,
ठीक है, और इन्हीं के घूमने की वजह से एक चक्रवात का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जन्म होता है किसका, चक्रवात का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक करके दोबारा देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से एक जन्म हो गया चक्रवात का। जब व्यापारिक पवनें 0 डिग्री को क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा दिशा उनकी बदलती है और इस वजह से वो आपस में घूमना स्टार्ट कर देती हैं और जन्म होता है चक्रवात का। अब चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं साहब, तो चक्रवात होते हैं मेनली 2 प्रकार के। ठीक है, पहले होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरे होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी जो मैंने आपको उदाहरण से समझाया वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का था। ठीक है, उष्णकटिबंधीय ही क्यों बताया, क्योंकि दुनिया भर में या भारत में जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाते हैं चक्रवात वो उष्णकटिबंधीय ही होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात इतने ताकतवर नहीं होते कि बड़े पैमाने पर तबाही मचा सके, इसीलिए मैंने केवल और केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ही डिस्कस किया। ठीक, अब ये हो गए इनके प्रकार। कोई आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे साहब 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं साहब, तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच आते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आएंगे। ये चीज आप याद रखना, पेपर में सीधे सीधे आ सकती है। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं, तो ये आएंगे साहब 35 डिग्री नॉर्थ अथवा 35, इस तरीके से ले लो, 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच। यानी ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, या फिर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच देखने को मिलते हैं। ये इनकी लोकेशन है कि ये कहां पर आएंगे। ठीक है, दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेहद विनाशकारी होते हैं। यहां पर हम लिखेंगे उच्च विनाशकारी, ये बहुत ज्यादा विनाश पहुंचाते हैं। लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी नहीं, बहुत ज्यादा विनाशकारी नहीं है। अधिकतम शीतोष्ण चक्रवात ये कर सकते हैं कि मौसम थोड़ा सा खराब कर सकते हैं, बादल कर सकते हैं, बारिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे ये नहीं होगा कि घर के घर उड़ रहे हैं साहब, है ना, ऐसा होने वाला नहीं है। तो उच्च विनाशकारी कौन है साहब, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उच्च विनाशकारी हम इन्हें इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो गति है ये साहब 35 किलोमीटर से लेकर के, मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अब आप सोचो, बहुत ज़्यादा है। इनके चलने की जो गति है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 250 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं इस चक्रवात में चलेंगी। सोचो 250 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेगी ना तो घर भर सब उड़ जाएगा। जबकि शीतोष्ण चक्रवात में ऐसा नहीं होता। शीतोष्ण चक्रवात में इनके चलने की गति होती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक, तो काफ़ी कम है इसके मुकाबले में। ठीक है, एक चीज़ आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात में विशेषकर ध्यान रखना जो पेपर में पूछ लेता है, वो है ये कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के लिए समुद्र का तापमान कितना होना चाहिए। तो ये मैं स्पेशली आपको यहाँ बता देता हूँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके तापमान की बात करूँ विशेषकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के, कोई शीतोष्ण का कभी नहीं पूछेगा, इसी का पूछेगा कि बताइए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो 26.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तब जो है ये काम होगा। बात समझ में आ रही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कम से कम 26.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तब जन्म होगा किसका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। और ये बहुत विनाशकारी होते हैं, याद रखना, बेहद विनाशकारी। इनका एरिया इतना बड़ा, अगर हम एरिया की बात करें ना कि कितने बड़े एरिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इनका विस्तार, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि इनका विस्तार कितना होता है, कि कितने एरिया में ये आ सकते हैं, तो इनका विस्तार जो है 600 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर के एरिया में इनका विस्तार है। 1200 स्क्वायर किलोमीटर में सोचो कितना बड़ा एरिया कवर करेगा समुद्र में।
तो बहुत बड़े एरिया में ये जो है काम करते हैं। ज़्यादातर जो खतरनाक होते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही होते हैं। ठीक है, याद रखना। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात इतने खतरनाक नहीं होते हैं, इनका प्रभाव बहुत ही माइल्ड होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नुकसान ये नहीं पहुंचाते हैं, या ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा नुकसान ये चक्रवात पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे चक्रवातों का वर्गीकरण। चलिए आगे आपको बताता हूं कि चक्रवातों का वर्गीकरण क्या है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है। चलिए साहब, ये देखो, ये है चक्रवातों का वर्गीकरण। कोई आपसे पूछे कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं साहब, तो भाइयों चक्रवात होते हैं 5 प्रकार के। श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 5। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 5 प्रकार के चक्रवात हमारे पास होते हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो कितने प्रकार के चक्रवात बनाए गए हैं? 5 प्रकार के। किस आधार पर बनाए गए हैं? तो चलने वाली हवा के आधार पर। अभी मैंने आपको बताया कि 120 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं चल सकती हैं। तो अगर हवा 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है तो ये श्रेणी 1 का है। ठीक है, ये हवाएं कुछ क्षति पहुंचा सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। अगर हवा 150 किलोमीटर से लेकर के 177 किलोमीटर प्रति घंटा तक की चल रही है तो ये हवाएं घातक मानी जाती हैं और अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर हवा 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है तो वो श्रेणी 3 का चक्रवात होगा। ये विनाशकारी क्षति उत्पन्न करता है, सड़क, पेड़ एवं घरों का विनाश कर देता है। बात समझ में आ रही है? और अगर हवा 209 से लेकर के 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल रही है तो ये प्रलयकारी आपदा उत्पन्न करता है, घर, विद्युत, जल आपूर्ति की व्यवस्था को समाप्त कर देता है, सब कुछ उड़ा ले जाता है, बिजली के पोल उखाड़ देगा, आपके घर पे ऊपर टीन रखी हुई है वो उड़ा ले जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा अगर आपके घर की दीवारें कमज़ोर हैं तो उनको भी गिरा देगा, घर को भी गिरा देता है। इसके अलावा पेड़ उखाड़ देगा, बिजली के खंभे उखाड़ देगा, तो बिजली भी चली जाएगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और अगर हवा 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक है तो बहुत विस्तृत क्षेत्र में आवास सुविधाओं, विद्युत आपूर्ति प्रणाली का बड़े स्तर पर विनाश करता है। अनेक सप्ताह तक अथवा महीनों तक ये स्थिति सामान्य नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है इसका वर्गीकरण। तो आपको याद रखना है कितने तरीके के होते हैं साहब। तो ये कितने तरीके के हैं हमारे पास चक्रवात? तो हमारे पास 5 तरीके के चक्रवात हैं, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, ये तो हुआ चक्रवातों का वर्गीकरण। आगे हम बात करेंगे चक्रवातों के नाम। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना। और अब हम बात करेंगे चक्रवातों के नामों की। चलिए आगे बात होगी चक्रवातों के नाम। ठीक है, चलो चक्रवातों के नाम। तो ये भी आपसे पेपर में पूछ लेता है, और ये खासकर जो चक्रवातों के नाम है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चक्रवात जो बेहद विनाशकारी होते हैं वो उष्णकटिबंधीय होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जो नाम भी रखे जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के ही हैं जो एग्जाम में पूछता है। चलो ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, उत्तरी हिंद महासागर अथवा बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात जो कि अप्रैल और दिसंबर के बीच में आते हैं, इन्हें कहा जाता है सामान्य रूप से चक्रवात। सीधा सीधा चक्रवाती कह देते हैं। ठीक है, मैक्सिको का प्रशांत तट, कैरेबियन सागर, अमेरिका का अटलांटिक तट, फ्लोरिडा और मैक्सिको की खाड़ी में जून और अक्टूबर के बीच में आने वाले चक्रवातों को हम नाम देते हैं हरिकेन। ये याद रखना, पेपर में पूछ लेगा हरिकेन किधर आता है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिखाई देगा।
ठीक है। हम कह सकते हैं एक लाइन में अगर हम इसे कहें तो हम कह सकते हैं साहब हरिकेन कहाँ आता है, तो हरिकेन आता है अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप में आता है साहब हरिकेन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नहीं दे रहा है, पीला रंग दिखाई नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये साहब कहाँ आएगा, ये आएगा अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप। एक लाइन में अगर आपको जवाब देना है तो, वैसे तो डिटेल इसमें लिखी हुई है, ठीक है। चीन सागर, फिलीपींस द्वीप, दक्षिणी जापान सागर में जुलाई और अक्टूबर के बीच आने वाले चक्रवात को नाम देते हैं हम लोग टाइफून। क्या नाम देते हैं, टाइफून, ठीक है, याद रखना, ये है साहब टाइफून, बिल्कुल याद रखना है आपको। दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस द्वीप समूह या दक्षिणी जापान सागर में आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिणी हिंद महासागर और मालागासी के क्षेत्र में नवंबर और अप्रैल के बीच आने वाले चक्रवातों को क्या नाम देते हैं, चक्रवात ही नाम देते हैं, ठीक है। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हिंद महासागर में आने वाले जितने भी चक्रवात हैं उन्हें सामान्य रूप से चक्रवात ही कहा जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर व ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में कई बार आ चुका है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवाती तूफानों को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे साहब इन्हें कहा जाता है विली विली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विली विली, याद रखना, विली विली, ठीक है। विली विली तूफान कहाँ आते हैं, विली विली तूफान आते हैं साथियों ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके अलावा नाम और भी है, ठीक है, बागियो भी एक होता है, ठीक है, और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब देखो ये तो बेसिक बात हुई भाई, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही नाम है। अब क्या होता है, इनका नामकरण भी होता है, इनका नॉमेनक्लेचर भी होता है, वो सब याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप देखो इसमें क्या करना, अगर हाल ही में कोई तूफान आया है, ठीक है, अगर हाल ही में कोई तूफान, हाल ही में जो तूफान आए हैं या चक्रवात आए हैं उनको एक बार आप देख लेना। अभी मेरी जानकारी में अभी तक तो कोई ऐसा बड़ा तूफान अभी देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अल नीनो की स्थिति है तो बहुत बड़े तूफान अभी देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ा तूफान आपके एग्जाम तक आता है तो मैं आपको ज़रूर से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ बात हुई हमारी किसके बारे में, ये कुछ बात हुई हमारी चक्रवात के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे चक्रवात का न्यूनीकरण। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे चक्रवात आपदा का न्यूनीकरण। बहुत बेसिक चीज़ है। न्यूनीकरण मतलब कैसे हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ये हमें देखना है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, चक्रवात आपदा का न्यूनीकरण। पहली चीज जो हमें इसमें करनी है वो ये, आपदा पूर्व चेतावनी का प्रबंध करना। सबसे पहला काम जो हमें करना है, चक्रवात से अगर नुकसान कम करना है तो पहला काम क्या करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट करना है। क्योंकि हमें पता तो है चक्रवात देखो कहाँ आता है, देखो हमेशा याद रखना, चक्रवात सबसे ज़्यादा नुकसान समुद्र और तटवर्ती इलाकों को ही पहुँचाता है। अपने यूपी में आकर के कोई भी चक्रवात नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि चक्रवात जैसे ही धरती को हिट करता है, इसे बोलते हैं साइक्लोन लैंडफॉल, और जैसे ही साइक्लोन का लैंडफॉल होता है वैसे ही आप समझ लो वो बेकार हो जाता है। यानी चक्रवात का प्रभाव केवल समुद्र और तटवर्ती इलाकों तक ही रहता है। जैसे ही वो ज़मीन पर आता है उसकी ताकत कम होने लगती है और अंत में वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे यहाँ चक्रवात आ रहा है, यूपी में आ रहा है। इतना हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में कोई भयानक चक्रवात आया तो ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बादल हो जाए, बारिश भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये नहीं होगा कि हमारे घर मड़ैया उड़े जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो प्रभाव डालेगा केवल समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे वाले इलाकों में हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश करें, जिसके माध्यम से हमें पहले से ही पता चल सके कि आपदा आने वाली है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा क्या कर सकते हैं साहब, शेल्टर बना सकते हैं हम लोग, आश्रय स्थल।
आश्रय स्थल बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चक्रवात से बच सकते हैं। शेल्टर होम मतलब जमीन के नीचे हम लोग शेल्टर होम बनाएं। शेल्टर होम में जैसे ही हमें पता चले चक्रवात आने वाला है, हमें सूचना मिल जाएगी सैटेलाइट के माध्यम से, तो हम अपनी आबादियों को क्या करें, ज़्यादातर आबादी को जो सुभेद्य हैं उनको शेल्टर होम में भेज दें, जिससे उनकी जनधन हानि ना हो। अब कोई घर तो अपना लेके जाएगा नहीं शेल्टर होम में, लेकिन हाँ कम से कम खुद जिंदा बचा रहेगा। खुद जिंदा बचा रहेगा तो कल को घर दूसरा भी बना लेगा, लेकिन खुद ही मर गया तो घर खड़ा रहे फिर किसी काम का नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आपदा आश्रय स्थल बनाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं साहब, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में शिक्षित कर सकते हैं, मॉक ड्रिल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को पता रहे कि चक्रवात आने पर हमें क्या करना है। भारत की अगर हम बात करें कि भारत इस बारे में कुछ कर रहा है क्या, भारत ने कैसा काम किया है, तो देखो भारत ने और विशेषकर भारत के राज्य ओडिशा ने चक्रवात आपदा को लेकर के बेहतरीन काम किया है। और मैं आपको बता दूं, पिछले दशक की तुलना में भारत ने पिछले दशक की तुलना में चक्रवात से होने वाली मृत्यु में शानदार काम किया है। यानी हमने चक्रवात आपदा से होने वाली मृत्यु को 98% तक कम कर दिया है। यानी एक दशक में हमने 10 साल में चक्रवात आपदा प्रबंधन पर इतना बेहतरीन काम किया कि चक्रवात आने की वजह से जो मृत्यु होती थी, यानी अगर 100 लोग मरते थे चक्रवात आने की वजह से, तो हमने उसे घटा करके केवल 2 पर ले आए और 98% तक हमने इसे कम कर दिया। तो ये हमने शानदार काम किया है चक्रवात आपदा प्रबंधन के लिए। खासकर ओडिशा ने इस दिशा में बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसका एक उदाहरण मैं आपको लेटेस्ट देना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले 2024 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था रेमल, है ना। तो 2024 में रेमल चक्रवात आया और रेमल चक्रवात से होने वाला जो नुकसान था, हमने इतना बढ़िया प्रबंधन किया कि उससे होने वाला नुकसान नगण्य था, उसका कोई नुकसान हमें पहुंचा नहीं पाया। तो कुल मिला के हमने बहुत ही शानदार काम किया है, विशेषकर चक्रवात आपदा प्रबंधन में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हुआ चक्रवात का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, भारत के संदर्भ में भी अगर हम देखें, भारत के संदर्भ में भी देखें तो चक्रवात इस तरीके से थोड़ा सा बना देता हूँ मैं आपको। तो भारत के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो देखो, ये हो गया हमारा अरब सागर और ये हो गई हमारी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना। भारत में क्योंकि चक्रवात इन्हीं दोनों क्षेत्रों में आ सकता है, नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ चक्रवात आते हैं, जो चक्रवात की घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो कहाँ देखने को मिलती हैं, वो हमें बंगाल की खाड़ी में ही देखने को मिलती है। या अगर कोई पूछे विनाशकारी चक्रवात कहाँ आएंगे, तो बंगाल की खाड़ी में ही आएंगे। अरब सागर में आने वाले चक्रवात बहुत छोटे हैं, इनका इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़े होते हैं। और यहीं पर आप देखो, यहीं पर हमारा राज्य है ओडिशा, है ना। तो ओडिशा ने इस दिशा में बहुत ही बढ़िया काम किया है। और ये जितने भी तटवर्ती राज्य है, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, और इधर आप आ जाओगे तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक, नीचे तमिलनाडु हो गया। तो ये इन सभी राज्यों ने बढ़िया काम कर रखा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो हमारी कोस्ट लाइन है ना, ये पूरी की पूरी जो है चक्रवात और सुनामी प्रभावित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा, हमने समझ लिया चक्रवात। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अभी भी कोई डाउट रहेगा हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।